अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिज़िक्स सेकेंड ईयर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी ओवरव्यू दी इस कोर्स के बारे में, इन चैप्टर के बारे में, और ये भी कहा कि नेक्स्ट लेक्चर ये हमारा लास्ट लेक्चर है, फिज़िक्स सेकेंड ईयर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 20 कर चुके हैं, जिसमें इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं वो हमने करने हैं। तो टोटल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो मैंने नहीं लिखवाए, मैं मतलब वो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि जिससे रिलेटेड बिल्कुल, अब एक न्यूमेरिकल है ए, दूसरा बिल्कुल ए की जैसा है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो एक मैंने ऑलरेडी लिखवाया है, वो एक उसको देकर आप कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये हमेशा मैं बताता जाता हूँ, ये 10 चैप्टर्स हुए हैं, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैंने यही करवाया है कि न्यूमेरिकल्स मैंने आपके लिए पहले से ही बोर्ड में प्रिपेयर किए हैं। वो इसलिए मैं फिर बताता जाऊं कि जब एक सवाल मैं लिखूंगा फिर उसको एक एक करके समझाऊंगा, डेटा सॉल्यूशन, फिर दूसरा सवाल लिखूंगा फिर उसका डेटा सॉल्यूशन समझाऊंगा। तो इस हिसाब से अगर 8 न्यूमेरिकल्स है, 10 न्यूमेरिकल्स है, तो वो अगर फर्ज करो वो 20 से 30 मिनट में हो रहे हैं तो फिर वो 1 घंटे तक चले जाते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। मेरा अपना फार्मूला यही है स्टूडेंट्स के लिए हमेशा, कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत ही कम टाइम में उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा लूँ। तो फिज़िक्स सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारा। मेरा आपसे यही उम्मीद है, यही तवक्को है कि आपको ये लेक्चर्स काफ़ी पसंद आ गए होंगे, ये आपके लिए काफ़ी मददगार रहे होंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको टॉपिक्स में इशू है, उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो उम्मीद यही है कि आपके लिए काफ़ी बेहतर रहे। इनमें चूँकि अगर आप इस सेकेंड ईयर फिज़िक्स को 9th के फिज़िक्स से, 10th के फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से अगर आप कंपेयर करते हैं, तो सबसे जो आपको मुश्किल लगेगा, जो सबसे आपको कंसेप्चुअल लगेगा, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो समझने के लिए जो आपको लगेगा, वो होगा फिज़िक्स सेकेंड ईयर। और ये फिज़िक्स सेकेंड ईयर सिर्फ फिज़िक्स ही नहीं, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सब के लिए ये काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के चीज़ें होती है। तो इसी, अगर आपको यही चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, तो चूंकि इसमें हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर्स कर चुके हैं, तो इसमें सिंपल यही है कि जो मेथड हमें इजी लगा है, जो आपके लिए, आपको समझने के लिए इजी लगा है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए वो इजी लगे। तो यही है कि हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर पॉइंट हमने यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखा है। आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, 10 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आप देखेंगे, तो इससे आपका कंप्लीट ओवरऑल फिजिक्स सेकेंड ईयर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और अगर आप उन कंसेप्ट्स में एक एक पॉइंट कैच करेंगे, तो इससे जो कमिंग फिर आप एंट्री टेस्ट देंगे वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी इजी होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारी यही उम्मीद है कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे, घर बैठे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे, और आप इनसे काफ़ी फ़ायदा उठा सको, इससे आपका फ्यूचर बने, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले। और अगर फ़र्ज़ करें अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसमें अगर आप किसी भी फील्ड में अगर इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो स्टार्ट के जो सेमेस्टर्स होंगे उनमें आपको यही बेसिक चीज़ें ही मिलेंगी। अगर आपका ऐसा फील्ड हो जिसमें केमिस्ट्री ज़्यादा हो, या मैथ ज़्यादा हो, या फिज़िक्स ज़्यादा हो, मींस उससे रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग में तो ये चीज़ें होती है, तो उसमें बेसिक सेमेस्टर्स में 1 2 3 सेमेस्टर्स में आपको यही चीज़ें ही पढ़नी होगी, यही चीज़ें। अगर यहाँ पर आप ये चीज़ें समझेंगे जो आप एफएससी में पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के जो स्टार्ट के सेमेस्टर्स है वो आपके लिए काफ़ी इजी होंगे, जैसे आप बेहतरीन से बेहतरीन जीपीए और सीजीपीए स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मास डिफेक्ट। हमें क्या चाहिए, हमें मास डिफेक्ट मालूम करना है।
तो मैंने ऑलरेडी से डेटा सोल्यूशन सब पुट किया है ताकि मैं ओनली आपको समझा लूँ, आपके सामने सब कुछ मौजूद है। सेकंड, बाइंडिंग एनर्जी। आपको क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपने फाइंड करना होगा। ये तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद है आपके पास कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नाइट्रोजन है वो हमें गिवन है। मींस आपके पास एंड मास ऑफ द 14 मींस नाइट्रोजन इज दिस। जो आपके पास है ये मिस्टेकनली हुआ है आपके पास। अब सिंपल हमारे पास क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन वो फिक्स्ड वैल्यू है, वो हमारे पास है। या कुछ जहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस मास का गिवन है, मास ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। तो ये नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है बेसिकली ये मास उसका होता है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास ये है। अब हर जगह आपको यू 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 नजर आ रहा है, तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका यू यू यू? मींस ये तुझे तो बाइंडिंग एनर्जी मालूम करना है किस चीज का? नाइट्रोजन का हमारे पास। तो यू यू मतलब ये है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी में, लेक्चर्स में, कि यू का मतलब था हम इसको एटॉमिक मास यूनिट से जाहिर करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को 1 UB लिखते हैं। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर जो भी मासेस आपको गिवन है ये सारे एटॉमिक मास यूनिट में आपको दी है। तो इसको आप यू से भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर नाइट्रोजन का आप देखो, इसका जो चार्ज नंबर है वो है आपके पास 7, इसका जो एटॉमिक मास है वो है आपके पास 14। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट डेटा। अब डेटा में हमने ये चीजें क्यों पुट की है जो क्वेश्चन में भी नहीं है, वो जब आप फार्मूला पुट करेंगे। अब हम जब मास डिफेक्ट की बात करते हैं तो मास डिफेक्ट में हमने ये फार्मूला पढ़ा था ZMP + A - ZMN - M न्यूक्लियस। अब ये फार्मूला ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं मास डिफेक्ट में। अब मास डिफेक्ट में हमें चार्ज नंबर चाहिए, तो लाजिम बात है अपना डेटा में लिखना होगा। हमें चार्ज नंबर, हमें मास डिफेक्ट में वो चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए, तो आपने लिखना होगा डेटा को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह आपको एटॉमिक मास चाहिए 14, तो आपने डेटा में मेंशन करना होगा। इसी तरह आपके पास मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो आपको लिखना होगा। इसी तरह मास ऑफ न्यूक्लियस है वो आपने लिखना होगा। तो इसको देखकर, अब ये सारी चीज़ें फार्मूले को देखकर वो डेटा में ऑलरेडी गिवन है, तो इससे आपके लिए क्वेश्चन और इजी बन जाता है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे फिर आपने देखना होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, फिर आप सर्च करेंगे या याद करेंगे। तो इससे बेहतर है कि पहले आप डेटा बनाएं, फिर उस डेटा को देखकर जब फार्मूला पुट करते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक चीज रिमेनिंग होगी कि आपने डायरेक्ट उनकी वैल्यूज पुट करनी है, बस ये काम करना है। तो हमारे पास अब देखिए Z मास डिफेक्ट हमने मालूम करना है। मास डिफेक्ट Z चार्ज नंबर हमें गिवन है 7, मास ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है, चार्ज नंबर मींस एटॉमिक मास मींस 14 वो हमारे पास गिवन है, चार्ज नंबर 7 हमारे पास गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो हमें गिवन है, फिर माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस हमें गिवन है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है। तो ऊपर जो इक्वेशन है नीचे वही इसी इक्वेशन की हमने वैल्यूज लिखी है। अब इनको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा है 0.108515 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या आया है? मास डिफेक्ट आया है। सेकेंड हमने मालूम करना है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है उसको समझने के लिए पहले आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में है, अगर इसी को हम केजी में लिखते हैं, मास चूंकि मास की यूनिट तो केजी है जो SI यूनिट है, तो केजी में किस तरह लिखेंगे वो हम आगे इसको पॉइंट को सीखते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या है कि मास डिफेक्ट और C² मींस एनर्जी है mc²। तो उस टॉपिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि m को यहाँ पर हम चेंज इन m लिखते हैं, जिससे जो मास है चेंज इन मास से वो जाहिर करता है मास डिफेक्ट को। तो अब मास डिफेक्ट की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है जो हम मालूम कर चुके हैं। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जो हम ऑलरेडी हमें पता है 3 × 10⁸।
सी के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर आपने स्क्वायर लिखना होगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.6212 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 जॉल हमारे पास एनर्जी होगी। लेकिन हम करते आ रहे हैं प्रीवियस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स में भी कि जब भी जॉल आता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जॉल उसके बराबर होता है। तो हमने इसको सिंपल इस वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर इलेक्ट्रॉन जॉल में मिलता है। तो आंसर 101 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें आंसर मिलेगा। क्या किया, जॉल को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया। मेगा मींस 10 पावर 6। लास्ट पॉइंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस नाइट्रोजन। इसका जो बाइंडिंग एनर्जी मालूम करना है पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियन का मतलब है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता हो। न्यूक्लियन हम पढ़ चुके हैं जिसका मतलब होता है मास नंबर, एटॉमिक मास जिसको हम कहते हैं, एटॉमिक मास जिसको हम कहते हैं। तो एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, फर्स्ट करें 14। तो 14 का मतलब क्या है कि इसमें 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं, तो इसलिए इसको हम पर न्यूक्लियन की जगह ए भी लिखा जाता है। अब बाइंडिंग एनर्जी हम मालूम कर चुके हैं 101 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए मींस जो आपके पास एटॉमिक मास है वो है 14, तो इसकी जगह हमने 14 पुट किया। इन दोनों जो आप डिवाइड करेंगे तो 7.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियन पर नाइट्रोजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके बाद देखते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ क्रिप्टॉन। जो क्रिप्टॉन का हाफ लाइफ है वो है 3.16 मिनट्स। ये मिनट्स इसका हाफ लाइफ है, मींस इतने टाइम में जो है ये हाफ ऑफ द एटम्स जो सैंपल है वो डीके कर जाता है। तो फाइंड इट्स डीके कांस्टेंट। डीके हमारे पास क्या है, आपने डीके मालूम करना है। तब चूंकि ये मिनट में है तो आप सबसे पहले सेकंड में लिखोगे और आंसर भी आपको सेकंड में ही देना होगा कि पर सेकंड ये कितना डीके करता है वो हमें देखना है। तो इसका जो क्रिप्टॉन का जो हाफ लाइफ है 1/2t मींस हाफ लाइफ वो है 3.16 मिनट। को हम जब सेकंड में लिखते तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 189.6 सेकंड हमारे पास आंसर होगा। हमें डीके कांस्टेंट चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं कि इसको हम जो लेमडा वेवलेंथ का जो लेमडा का सिंबल है उसको यहाँ पर हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। ये फार्मूला हम ऑलरेडी हाफ लाइफ में कर चुके हैं कि टी ऑफ log ऑफ 2 अपॉन डीके कांस्टेंट। हम ये भी कर चुके थे कि log ऑफ 2 की वैल्यू हम वहां पर ही पुट कर चुके थे जो हमने टॉपिक पढ़ा था हाफ लाइफ का। तो हमें चाहिए डीके कांस्टेंट। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो log ऑफ 2 की जगह हमने तो वैल्यू पुट की है, यहाँ पर आ गया टी ऑफ, चूंकि मैंने डायरेक्ट लिखा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो टी ऑफ की वैल्यू 189.6 सेकंड है, तो इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू लिखी है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 3.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 हमारे पास डीके कांस्टेंट होगा। ये सिंपल एक लाइन का ही क्वेश्चन था। इसके बाद है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 हमें दिया है कि इसका जो हाफ लाइफ है वो है 5700 ईयर्स जो है इसका हाफ लाइफ है। What fraction of sample remains unchanged after a period of 5 half lives? कि अगर 5 half lives गुजर जाए, कि अगर हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ, तीसरा हाफ लाइफ, कि अगर 5 हाफ लाइफ्स गुजर जाए इतने पीरियड्स के बाद वो कितना सिंपल रह जाएगा, कितना सैंपल इस कार्बन 14 का रह जाएगा जो अनचेंज्ड हुआ हो, जो मींस रहता हो, जो यूज ना हुआ हो, जो डीके ना हुआ हो, वो हमने देखना है। तो सिंपल हाफ लाइफ हमें दिया है 5700 ईयर्स। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम फॉर हाफ लाइफ हमारे पास क्या है कि 5700 हमारे पास ईयर्स है। तो ये
5 हाफ लाइफ्स के लिए तो आपने उसको 5 से मालूम मल्टीप्लाई करना है कि अगर हाफ लाइफ उसका एक हाफ लाइफ ये है, तो अगर 5 हाफ लाइफ के बाद हम देखना चाहे उसका रिजल्ट, तो हम 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28500 ईयर्स हमारे पास आंसर होगा। फार्मूला बिल्कुल सेम है, वही फार्मूला है, आप में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर भी हम क्या मालूम व्हाट फ्रैक्शन कितना रह चुका होगा, कितना चेंज हुआ होगा। तो हम जिसमें डीके की ही बात कर रहे हैं, तो डीके सबसे पहले हमने डीके मालूम करना है, कितना यूज हुआ है, कितना डीके हुआ है। तो वही स्टेप से यहाँ पर के लेमडा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड। ये जब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 5700 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो मैंने डायरेक्ट लिखी है 5700, और ये जो log of 2 है उसकी वैल्यू एज इट इज है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे आंसर होगा 1.216 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। अब हमने क्या चेक करना है, एक तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू, एक हमारे पास इनिशियल वैल्यू हमने हाफ लाइफ में पढ़ा था, एक हमारे पास जो डीके हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, उसको हम ई नोट ज़ाहिर करते हैं। इस रिलेशन को हम n = n नोट ई से हमने लिखा था, हमने टॉपिक में जो पढ़ा था। तो अगर हमें चेंज चाहिए मींस n अपॉन ये n नोट मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, हमें ये चाहिए बेसिकली n अपॉन n नोट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिमेन्स अनचेंज्ड। ये इनिशियल है, ये हमारे पास जो यूज डीके हो गया है। तो जब यूज्ड हम इसमें यूज्ड मींस ये है डीके, इतना डीके है, इतना डीके हुआ है, तो इसके अलावा जितना बचेगा वो हमारे पास ये कितना यूज हुआ है, ये जो यूज हुआ है डीके 1.216 10 पावर -4 डीके हुआ है। कब डीके हुआ है, ये कितने कब डीके हुआ है हमारे पास 5700 ईयर्स में। अगर इसको हम क्या देखना चाह रहे हैं कि ये डीके हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है, यूज हुआ है इतना सैंपल, तो ये हमारे पास कब था, जब 5700 ईयर्स था। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हम 5 हाफ लाइफ्स की बात करते हैं तो 5 हाफ लाइफ्स में क्या है, इसी वैल्यू को जो 5 हाफ लाइफ्स है उसको से मल्टीप्लाई करना है। ये यही वैल्यू है, सिर्फ चेंज किया है, पॉइंट नहीं है तो एंड में लगाना है। फिर 1 2 3 4, तो 2.85 4 नंबर से गुजरा है तो 10 पावर 4 होगा, जो हम साइंटिफिक नोटेशन में करते आ रहे हैं। तो अगर 5 हाफ लाइव्स में हमने देखना है तो 5 हाफ लाइव्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब सॉल्व करेंगे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है 0.03125 जो है वो ये फ्रैक्शन जो है ये अनचेंज रह जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो इसके साथ एक और न्यूमेरिकल है, शायद उसमें रेडियम यूज हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो जो सेम है उसमें मैं एक करवा रहा हूं इस लास्ट चैप्टर में। इसके बाद है हमारे पास डिटरमाइन एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये शायद 5th क्वेश्चन है मेरे पास या 6th है। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास जो 7 है 8 है, इसके बाद 2 या 3 जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल यही क्वेश्चंस है, सेम एज इट इज। जो भी इक्वेशन दिया होगा रिएक्शन, उनके मासेस दी होंगी, आपने उसी तरह उनके मास को मालूम करना है। उनके मास को मालूम करके उसका मास डिफेक्ट मालूम करना है। मास डिफेक्ट के बाद आपने उसकी एनर्जी मालूम करनी है। ये बिल्कुल हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ तक हम कर चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी तक, ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे है लास्ट के 3 to 4 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन आप समझेंगे, बाकी 2 जो 3 है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है। पूरे स्टेप्स जो जो मालूम इधर यहाँ पर करना है वहां पर भी यही चीजें ही करनी है, सिर्फ इतना फर्क होगा कि इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज होंगी बस। तो डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड, आपने एनर्जी मालूम करना है। एनर्जी हमें पता है कि mc² मास डिफेक्ट और c² के इक्वल है। अब c तो हमें पता है कि 3 × 8 10 पावर 8 है। मास डिफेक्ट क्या है, इसलिए हम स्टार्ट में मास डिफेक्ट मालूम करते हैं इसका। अब हमारे पास ये इक्वेशन है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, प्रोटॉन या प्रोटियम, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जब रदरफोर्ड ने
जो हीलियम मीन्स अल्फा पार्टिकल्स को नाइट्रोजन पे बम्बार्ड किया था, ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो टॉपिक था, उस टॉपिक में भी हमने ये चीज पढ़ा था। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस पे, इस नाइट्रोजन पे बम्बार्ड करते हैं, इस पे थ्रो करते हैं, फॉल करते हैं, हमें क्या मिलता है? उसने कहा कि वी गॉट ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन, हमें एक ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन मिलता है। यही चीज हमने इस इक्वेशन से भी लिखा था कि a प्लस एक्स वाई प्लस बी, कि अगर हम अल्फा पार्टिकल किसी एलिमेंट पे बम्बार्ड करते हैं तो हमें एक नया पार्टिकल और एक नया एलिमेंट मिलता है। तो एक नया पार्टिकल, एक नया एलिमेंट हमें मिला था। ये बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्शन का ही टॉपिक है। तो इसके बाद जो न्यूक्लियर फिजन में जो रिएक्शन हमने पढ़ा, वही रिएक्शन मिला होगा, ये स्टेप्स करने होंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो किया उसका इक्वेशन दिया होगा, यही स्टेप्स करने होंगे, बिल्कुल सेम है। तो ये चीजें गिवन है। अब नाइट्रोजन का जो मास है वो गिवन है एटॉमिक मास यूनिट में। हीलियम का जो मास है वो हमें गिवन है एटॉमिक मास यूनिट में। ऑक्सीजन का जो मास है वो हमें मिला है एटॉमिक मास यूनिट में। जो प्रोटॉन का हमारे पास मास है वो हमें दिया है एटॉमिक मास यूनिट में। ये चीजें गिवन है, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। अब आपने क्या देखने, ये हमारे पास हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। ये आपके है, ये लेफ्ट साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो मासेस मालूम करते हैं वो किस तरह मालूम करेंगे? टोटल मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन और हीलियम है, तो हमने लिखा नाइट्रोजन और हीलियम। अब इसको मैंने यहाँ पर स्टेप डायरेक्ट लिखा है। नाइट्रोजन का मास क्या है? ये है, वो हमने यहाँ पर लिखना है प्लस। हीलियम का मास क्या है? ये है, तो यहाँ पर हमने हीलियम का मास लिखना है। इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड का टोटल मास होगा, वो हमारे पास ये आता है। इसी को कंटिन्यू करके फिर हम आते हैं राइट साइड पर। राइट साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन है, प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का मास भी गिवन है, प्रोटॉन का मास भी गिवन है। तो ऑक्सीजन का जो मास है वो हमारे पास ये है, ये आपने यहाँ पर लिखना है प्लस एज इट इज। प्रोटॉन का जो मास है वो हमें गिवन है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। ये आप देखिए कि इन दोनों को आपने सिर्फ ऐड करना है। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आता है। ये है हमारे पास टोटल मास राइट साइड। राइट साइड मींस ऑक्सीजन और प्रोटॉन दोनों का जो मास है उनको ऐड करना है, टोटल मास। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन हीलियम दोनों का जो हमारे पास मास है उनको ऐड करना है, तो वो टोटल मास हमें मिलेगा। अब हम क्या मालूम करते हैं? ये मास, ये मास, देख दोनों मास में फर्क है। ये 6-9 में है, ये 5-6 में है। तो हम क्या कहते थे कि ये मास डिफेक्ट है। ये हम कर चुके हैं कि जब दोनों मासेस में फर्क आता है, दोनों इक्वल नहीं होते, तो हम कहते थे कि ये हमारे पास मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट को मालूम करने के लिए M1 माइनस M2 मीन्स इन दोनों मासेस में डिफरेंस आ रहा है, इसको हम M1 कहते हैं, इसको हम M2 कहते हैं। अब दोनों का डिफरेंस हमने करना है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है M1 की जगह हम ये लिखेंगे, M2 की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा माइनस 0.001279 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास आंसर आएगा। अब हमने करना क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये एटॉमिक मास यूनिट में है मास डिफेक्ट। हम इसको केजी में, जो मास का SI यूनिट है, उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट किस तरह करना है? अब जो एक एटॉमिक मास यूनिट है, एक एटॉमिक मास यूनिट है, वो कितने केजी का बराबर है वो आपने देखना है। 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 केजी के इक्वल है एक एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर एक एटॉमिक मास यूनिट इतने केजी के इक्वल है तो 0.00127979 एटॉमिक मास कितने केजी के इक्वल होगा? तो सिंपल इस वैल्यू को के
एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू को, इस वैल्यू को हमने केजी में लिखना है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितने केजी के बराबर है उस वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये सबसे इजी मेथड है कि एटॉमिक मास यूनिट को केजी में अभी हमने कन्वर्ट किया है। तो जब इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.123 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -30 केजी हमारे पास आंसर आएगा। ये है हमारे पास मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट हो गया, हमने क्या मालूम करना है, डिटरमाइन दी एनर्जी। एनर्जी हमारे पास mc² के इक्वल है। m चेंज इन m मींस मास डिफेक्ट, वो हम मालूम कर चुके हैं। तो मास डिफेक्ट की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है -2.123 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -30। वो वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं अभी। c मीन स्पीड ऑफ लाइट, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। अगर स्क्वायर है तो हम इस पे स्क्वायर लिखते हैं। अब इन दोनों को हम आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.910 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -13 जॉल हमारे पास एनर्जी आ गई है। लेकिन हम करते आ रहे हैं कि जब जॉल में आता है एनर्जी, हम उस जॉल को चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने का तरीका क्या है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम इसको डिवाइड करते हैं। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे माइनस एज इट इज, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास है वो एनर्जी, डिटरमाइन द एनर्जी। इस इक्वेशन में जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी का क्या मतलब है, डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। इस रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी ये होगी। अगर एनर्जी प्लस में आया हो हम कहते थे एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर एनर्जी माइनस दे रहा है मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी क्योंकि ये माइनस में है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स के। मैं दोबारा बताता चलूँ, एक क्वेश्चन ऑफ लाइफ का यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह है जो मैंने वो आपके लिए छोड़ा है। अगर आप उसको ये समझ आ गया तो आपको वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी तरह जो न्यूक्लियर रिएक्शन का ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक इक्वेशन लिया है न्यूक्लियर फिजन का, एक इक्वेशन लिया है न्यूक्लियर फ्यूजन का, उसमें भी एनर्जी मालूम करनी है। तो बिल्कुल यही स्टेप्स है, जो इक्वेशन होगा उनके मासेस दिए होंगी और उसी तरह टोटल मासेस में फिर उनका डिफरेंस मास डिफेक्ट मालूम करना है, फिर एनर्जी मालूम करना है। तो वो बिल्कुल सेम है। तो उम्मीद यही है कि जो फिजिक्स सेकेंड ईयर है हमारे पास वो आपको समझ आ गया होगा। टोटल लेक्चर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपके लिए जितना हेल्पफुल रहे, आप इनसे जितना फ़ायदा उठाया है, इससे हमें खुशी होगी। हम आपके कामयाबी के मुंतज़िर है। अल्लाह आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब रखे। तो ये था हमारे पास फिज़िक्स सेकेंड ईयर। आप हमें दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब रखें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ये था हमारे पास फिज़िक्स सेकेंड ईयर। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस मेरी यही उम्मीद है कि जो जो मैंने पढ़ाया है फिज़िक्स सेकेंड ईयर में वो आपके लिए इजी लगे, आपके लिए बेहतर लगे, वो आपके लिए बहुत ही आसान लगे, कंसेप्चुअल लगे और आपके जितने भी कंसेप्ट्स हो वो उससे क्लियर रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।